अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, आपके लिए लेकर आई हूँ नावल की नेक्स्ट एपिसोड। माज़रत ख़्वाह हूँ कि आप लोगों का जो है एक नागा हो गया, एक दिन एपिसोड जो है वो अपलोड नहीं कर सकी मैं। और उसकी वजह ये रही कि मेरे दूसरे चैनल पर रिफ़त सिराज का जो नावल अपलोड हो रहा था उसकी लास्ट एपिसोड थी और वो मेरे अंदाज़े से ज़्यादा तवील हो गई। मुझे ऐसा लगा था कि जल्दी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन 2 एपिसोड का ड्यूरेशन उस अकेली एपिसोड ने ले लिया, तो फिर मुझे ये एपिसोड स्किप करना पड़ी। मैंने सोचा कोई बात नहीं, एक दिन स्किप कर देते हैं और नेक्स्ट डे जो है इस कमी को दूर कर देंगे। तो आज मैं इंशाल्लाह या तो डबल एपिसोड दूंगी या एक्स्ट्रा ड्यूरेशन की एपिसोड आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर दूंगी। चलिए बढ़ते हैं नावल की जानिब। इस नावल की फरमाइश हमसे की है आफिया नासिर ने। नावल का नाम है तायर लाहौती, मुसन्निफ़ा है रिफ़त सिराज और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 33। बहुत पुरतपाक स्वागत किया गया बड़ी अम्मा को, जैसे हाथों हाथ लिया गया। फिर वसी और इस शानदार से ड्राइंग रूम में उन्हें बिठा दिया गया। ड्राइंग रूम की आराइशी अशिया से उनके मालो दौलत का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। वैसे तो कोठी की बैरूनी हालत ही मकीनों के इस्तगना की मजहर थी। सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक्स पेश किए गए, जो घर की ख़वातीन ने बड़ी इनकसारी और खाकसारी के अंदाज में पेश किए थे। 2-3 भाभियाँ बहनें जमाल को घेर कर बैठ गई थीं। लड़की की माँ ने बड़ी अम्मा पर कब्ज़ा जमा लिया था। इजहार और अजहर के साथ लड़की का एक भाई बैठा अपने वसीयों और इस बिज़नेस की तफसीलात बता रहा था। काफ़ी देर बाद बड़ी अम्मा को बेचैनी लाहक होना शुरू हुई। लड़की कहाँ है? बिलाखिर वो बोल ही पड़ी। बच्ची कहाँ है? आप यहाँ बुलाएंगी? उन्होंने लड़की की माँ से पूछा। यहाँ तो वो शायद मुश्किल ही से आए, बहुत शर्माती है, मैं आपको उसके कमरे में ले चलती हूँ। वालदा गोया हुई। चलिए उसे भी दुआ प्यार देते हैं, बाकी तो किस्मत के खेल हैं। बड़ी अम्मा फ़ौरन ही उठ खड़ी हुई। लड़की की माँ ने अपनी बहू बेटियों की तरफ देखा। तुम लोग बैठो, मैं जमाल की दादी जान को हफ्सा से मिलवाती हूँ। ये कहकर वो बड़ी अम्मा को लेकर ड्राइंग रूम से बाहर चली आईं। अब सामने ईरानी कालीनों से सजी तवील राहदारी थी। वो लड़की की माँ की तकलीद में चलती जा रही थीं, जो चलते चलते बिलाखिर एक कमरे के दरवाजे के सामने ठहर गई और बड़ी अम्मा की तरफ देखते हुए दरवाज़ा खोल दिया। हफ्सा बेटे देखो, तुमसे मिलने मेहमान आए हैं, तुमने चेंज कर लिया ना? बड़ी अम्मा की नज़र अब तक हफ्सा पर नहीं पड़ी थी। जी अम्मी, भाभी ने हमें बता दिया था कि तुम्हारी ससुराल वाले आ रहे हैं, इसलिए हमने भाभी के वलीमे का दुपट्टा ओढ़ लिया है। बड़ी अम्मा ने आवाज़ के ताक़ुब में नज़रें दौड़ाईं। अच्छी खासी लहीम शहीम सांवले रंग की लड़की फ़िरोज़ी दबके के भारी काम का दुपट्टा ओढ़े दुल्हन का पोज दे रही थी। बड़ी अम्मा तो लफ्ज़ ससुराल वाले पर ही जज्बस हो रही थीं कि अभी रिश्ता डाला नहीं और ससुराल वाले 12 मन की धोबन को देखकर तो उछल ही पड़े। उई, क्या हम अंगूठी पहनाने आए हैं इस शेर जवान को? बड़ी अम्मा ने बड़ी नाजुक और खूबसूरत लड़कियां बहुएं बनाई थीं। पहले उनकी नज़र लड़की पर पड़ती थी, बाद को वो उसके घर चली जाती थी। उनके ख़ानदान में उनके सिलेक्शन का बड़ा अच्छा कलेक्शन था। वो तो गोया सन्नाटे में रह गई। एक हाथ बाएं गाल पर था और पलकें झपके देर हो गई थी। आप तशरीफ़ रखिए, हम तो बहुत देर से आप लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। अम्मी ने बताया था कि तुम्हारी शादी होने वाली है। सबकी शादी होती रहती थी, बस हमारी नहीं होती थी। हमें बहुत रोना आता था, हमारा दिल चाहता था कि हम भी पार्लर जाकर दुल्हन बने, हमारी भी मूवी बने। हफ्सा बेटे, बुरी बात, आपको समझाया था ना। हफ्सा की माँ का चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। बड़ी अम्मा को गशी पड़ने वाली थी। अम्मा आप इधर तशरीफ़ रखिए, असल में ये थोड़ी सी साइकी है। एक क्या है? उन्हें कुछ गायकी से करीब लफ्ज़ महसूस हुआ। बुरी तरह चौंकी। मेरा मतलब है थोड़ा नफ्सियाती मसला है। इसके फिजिशियन बताते हैं कि ये शादी के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। ये पैदाइशी ऐसी नहीं है। जब ये 8th क्लास में थी तो हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया था। मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ था और इसके सर में चोट आई थी। ये तकरीबन 1 माह कोमे में रही थी। किसी को इसके ज़िंदा बचने की उम्मीद नहीं थी, मगर वो बहुत कुदरत वाला है, तिनके में भी जान डाल देता है। हफ्सा की वालदा कोई हमालिया की हिस्ट्री बता रही थी। बड़ी अम्मा दम बखुद सुन रही थी। वैसे काम वगैरह सब कर लेती है, हर बात समझती है। हाँ समझती तो है, जब ही तो रिश्ता मांगने से पहले दुल्हन बनी बैठी है। बड़ी अम्मा ने काफ़ी देर बाद गहरा सांस लिया और औसान बहाल करने की कोशिश की। आगे बढ़कर हफ्सा के सर पर हाथ रखा। जोड़े तो आसमान पर बनते हैं, वही होता है जो उसने लिख दिया। हमारी आपकी तो बस कोशिश होती है। अल्लाह बच्ची को आराम दे, नसीब अच्छा करे, आमीन। उन्होंने बड़ी वज़ादारी से बात तमाम की और साथ साथ हफ्सा का तफसीली जायज़ा लिया। उसका सरापा उन औरतों की तरह था जो 4-5 बच्चे पैदा करते करते फैल जाती हैं और बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं। तंग पेशानी, गैर वाज़े ठोड़ी, छोटी सी नाकाबिले तज़किरा नाक, तंग दहाना, बारीक होंठ। बड़ी अम्मा के सीने में नए सिरे से धमोका लगा। बहुत गौर से हफ्सा का जायज़ा लिया। चलिए वहीं बैठते हैं। अच्छा बेटी, अल्लाह हाफिज़। बड़ी अम्मा ने बड़े स्वभाव से दरवाजे का रुख किया। हफ्सा की माँ उनके चेहरे से कोई अंदाज़ा लगाने में नाकाम रहीं।
बड़ी अम्मा ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो जमाल, अजहर और इजहार ने बहुत तवज्जो से उनका चेहरा देखा, जो बहुत पुरसकून था, हर किस्म के तासुर से आरी। वो तो मुझे पहले ही धड़का था कि अल्लाह लोगों को क्या हो गया है, इतने दयाल, ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं हमारे बच्चे में, ना देखा ना भाला, मरे मिटे जा रहे हैं। एक कहावत सुनी थी किसी से कि बादाम से लदा दरख्त राह में लगा है तो यकीनन बादाम कड़वे हैं। मार एक मिट्टी का ढेर पड़ा है, सूरत शक्ल अल्लाह की बनाई हुई है, बेऐब उसकी ज़ात। बताओ ऐसे कौन से अरमान मारे जा रहे हैं। नीम पागल बच्ची, हासिल वसूल ये कि अपना दर्द सर किसी और के सर डालना ताकि खुद सुकून से रहें। दुल्हन बनी बैठी है जैसे हम रुखसत कराने पहुँचे हों। बोली, डॉक्टर कहते हैं शादी के बाद ठीक हो जाएगी। शादी सारे मसलों का हल है तो तलाक़ें क्यों होती हैं। तोबा तोबा, बच्चे को इतनी दूर से बुला भेजा। बड़ी अम्मा मज़ाहिर और ज़हीर को दौरे के तासुरात से आगाह कर रही थी। ज़ाहिर है सभी को तजस्सुस था। आपने पूछा नहीं कि इसे तो शादी ना होने का गम है, और गम से तो इंसान दुबला होता है। ये इतनी मोटी किस खुशी से हुई। मजहर ने कन अखियों से हैरान परेशान जमाल की तरफ देखते हुए पूछा। ए हटाओ, जिस राह चलना नहीं उसके कोस क्या गिनना। बड़ी अम्मा चिढ़कर बोली। दादी जान, लड़कियां मोटी भी होती हैं। जमाल ने झिझकते हुए कुछ कहने की कोशिश की। बेटे पागल भी है वो, किसी रोज़ पेट्रोल पंप को माचिस की तीली भी दिखा सकती है, सारा खजाना तकसीम कर सकती है। बड़ी अम्मा को उसके दिल में छुपे सॉफ्ट कार्नर पर बुरी तरह ताव आया। अल्लाह हाथ पांव सलामत रखे, अल्लाह इज्जत से खाने को तो दे रहा है। पाकिस्तान ही में शादी की ठान ली है तो बोलो बहुत अच्छी लड़कियां हैं। बेटे औरत सुख के लिए लाते हैं, होशमंद घर बार को समझने वाली। बड़ी अम्मा ने समझाया। जमाल भाई, वो अम्मा की सहेली ने जो नक्शा बताया था वो ऐसा ही था जो बड़ी अम्मा बता रही हैं। इजहार ने मुस्कुराहट छुपाकर सवाल किया। जी वो कह रही थी लड़की ज़रा सेहतमंद है। जमाल ने कहा। दिमागी सेहत के बारे में कुछ नहीं बताया था। उसने फिर पूछा। शायद उनको खुद पता नहीं होगा। जमाल ने सादगी से जवाब दिया। हद हो गई गैर जिम्मेदारी की। ऐसे कामों में तब पड़ना चाहिए जब सारी मालूमात पल्ले में हो, वरना उम्र भर की बद्दुआ का रास्ता है। बड़ी अम्मा बोली। छोड़ें जमाल भाई, दिल छोटा ना करें। इस संडे के अखबार में ज़रूरत रिश्ता की इश्तिहारात में कोई और पेट्रोल पंप वाली देखते हैं। इस शहर में इतने पेट्रोल पंप नहीं हैं जितने पेट्रोल पंप वालियों के रिश्ते हैं। मजहर ने तसल्ली दी। जमाल ने बेयकीनी के अंदाज में मजहर की तरफ देखा। पता नहीं क्या हो गया है लोगों को, कैसे मुर्दा ज़मीर हैं, अपने मुफाद के लिए पूरी पूरी इंसानी ज़िंदगी इस्तेमाल कर लेते हैं और कुछ महसूस नहीं करते। चलो भैया, इसी पर बस हुई। 5 दफ़ा तो धोखा खाकर उस वक्त पता चलता है जब अच्छा खासा नुकसान हो चुका होता है। बड़ी अम्मा ने शुक्र किया। बेटे इस वक्त तो अजहर के अलावा सभी घर पर हैं। रीबा की तरफ चक्कर लगा लो। जमाल की अभी तक उससे मुलाकात नहीं हुई। बड़ी अम्मा ने मौजू तब्दील कर दिया। जमाल की अफसोसनाक सूरत देखकर उन्हें भी अफसोस हो रहा था। बेचारा बच्चा किस ज़ौक़ व शौक़ से पाकिस्तान आया था। बड़ी अम्मा ज़हीर से मुखातिब हुई। हाँ, कुछ देर पहले मेरी मोन से बात हुई थी। फ़ोन पर बता रहा था रीबा कुछ दिन रहने आपकी तरफ आ रही है, तैयारी कर रही है। मज़ाहिर ने बताया। मोन साथ आ रहा है? बड़ी अम्मा ने सोचते हुए पूछा। जी, असल में मुझे उसके साथ किसी से मिलने जाना है, इसीलिए उसे फ़ोन किया था, मज़ाहिर ने कहा और घड़ी पर नज़र डालकर उठ खड़े हुए। महानूर यार, वो मैंने तुम्हारे लिए एक रेड कॉटन का बहुत खूबसूरत सूट लिया था, वो तुमने अभी तक नहीं पहना। आज मैं घर पर ही हूँ, कोई प्रोग्राम शेड्यूल नहीं है, तुम वो सूट पहनकर मेरे आगे पीछे फिरो। जी? महानूर ने उलझकर उसकी तरफ देखा। ये कैसी अजीबोगरीब फरमाइश है? वो मेरा मतलब है मेरी नज़रों के सामने रहो। शाम को फिर मैं तुम्हें अपनी क्लिफ्टन वाली कोठी दिखाने ले चलूँगा। तुम वहाँ जा तो चुकी हो मगर पूरी कोठी नहीं देखी तुमने। रात वहीं रुकेंगे, अम्मा को बता देना। मैं वहाँ जा चुकी हूँ, वो सोच में पड़ गई। हमने तुम्हें फ़तह करके वहाँ सजाया था, अलबत्ता फ़तह का झंडा यहीं गाड़ा है। वो भरपूर कहकहा लगाते हुए बोला। वहाँ क्यों जाऊँ मैं, यहीं ठीक हूँ, मुझे बड़ी सी कोठी में रहने का कोई शौक़ नहीं। उसने साफ इनकार कर दिया। पता है मुझे तुम कतई बेशौक हो, मगर इतलान अर्ज़ है तुम्हारा असली घर वही है। यह घर तो मेरे बाप का है जिसमें 5 बहनों का तरका भी है, उसने कहा। हाँ तो ठीक है, जब तक हिस्से बखरे नहीं होते तब तक तो यही ठिकाना है, उसने नरूठेपन से टुकड़ा तोड़ जवाब दिया। सामने चेयर पर बैठी ताज़ा अखबार देख रही थी। तुम्हारा नाम महानूर के बजाय इनकार होना चाहिए, हर बात में ना। ये दाएं बाएं गर्दन हिलाते हिलाते तुम्हारी गर्दन के मोहरे लूज़ नहीं हुए। पाशा नहायत खुशगवार मूड में नज़र आ रहा था। महानूर इस मर्तबा खामोश रही। अच्छा चलो उठो, वो रेड सूट पहनो, रेड लिपस्टिक लगाओ, स्नेल 22 से खुद को महकाओ। मुझे लेडीज़ परफ्यूम्स में सबसे ज़्यादा पसंद है। फिर मेरे पास आओ, आज तो मैं फुर्सत से देखूंगा। वो शरारत से मुस्कुरा रहा था। चलो उठो, छोड़ो इस अखबार का पीछा। क्या है हुक्मरान के क़यामत तक के वादे, सियासतदानों के 52 साल घिसे पिटे बयानात। चलो उठो, हरी अप, ज़रा बेर बहुटी बनकर दिखाओ। शाबाश, पाशा ने इसरार किया।
वो बादल नखास्ता उठी और वार्डरोब से कपड़े निकालने लगी। मैचिंग की ज्वेलरी भी पहनना, पाशा ने ताकीद की। उसने कपड़े निकाले, ज्वेलरी तलाश की। नहाकर तो बैठी हुई थी, कपड़े पहनने में बमुश्किल 5-6 मिनट लगे। कपड़े बदलकर उसने हल्का सा मेकअप किया, सुर्ख चमकदार लिपस्टिक लगाई, सुर्ख नगीनों की नाजुक सी ज्वेलरी पहनी। वो परफ्यूम स्प्रे कर रही थी। पाशा आईने में उसका अक्स देखकर मबहूत सा रह गया। लंबे स्याह खुले बालों में वो जाने क्या लगा रही थी। कितनी हसीन हो तुम, अंदर से भी बाहर से भी। क्या लक है मेरी। ज़रा इधर आओ, तुम्हें करीब से देखूं। मेरी दूर की नज़र कमज़ोर है। उसे अजीब सी झिझक ने आ लिया। आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई बेड के करीब आई। पाशा ने हाथ बढ़ाकर एक झटके से उसे अपने करीब कर लिया। कभी कभी ये सब ख्वाब सा लगता है। ये महानूर है, मेरे करीब बैठी है, पाशा कह रहा था। उसकी आंखों से वो आँच आ रही थी कि महानूर का चेहरा तपने लगा। उसका नाजुक सा हाथ पाशा के हाथ में था, जिसे वो धीरे धीरे दबा रहा था। बताओ गालिब कैसे कनात पसंद बंदे थे, फरमाया था, बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। नहीं, हम तो पूरी की पूरी जाना को लिए बैठे हैं, तभी सेटिस्फाइड हैं। खाली तसव्वुर, तोबा, ये तो हद दर्जा की सुस्ती काहिली है। कहाँ सिर्फ तसव्वुर, कहाँ पूरी की पूरी जाना। हकीकत ये है कि साबत सालम हाजिर मौजूद जाना के साथ बैठना आसान नहीं। इस काम में पड़ती है मेहनत ज़्यादा। ठीक है ना मेरी जान, हमारी मोहब्बत पे शक कर सकती हो, मेहनत पर नहीं। क्यों? पाशा कह रहा था। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। साथ ही कमरुन्निसा की आवाज़ आई। पाशा, वो तुम्हारी सहेली आई है, अंदर नहीं आ रही, बाहर कार में बैठी है। कह रही है पाशा को बाहर ही भेज दें, ज़रूरी काम से आई हूँ। आनन फानन पाशा कुछ और ही हो गया। फ़ौरन महानूर का हाथ छोड़कर एक छलांग में बेड से उतर आया और सिरहाने पड़ी शर्ट पहनने लगा। कौन? अनुषा है। महानूर का चेहरा फीका सा पड़ गया। हाँ हाँ वही होगी। पाशा ने जल्दी जल्दी पाँव में स्लीपर डाले और दरवाज़ा खोलकर बड़ी तेज़ी से निकल गया। महानूर सर झुकाकर अपनी हथेलियाँ देखने लगी। जहन बिल्कुल खाली था। तब्दीली का अमल इस कदर तेज़ था कि जैसे कोई बरकी रौ गुजर गई थी। क़याम आबो गुल की दुनिया से पहले का कोई सन्नाटा था दिलो दिमाग में। ऐसी नुकसानदेह ज़िंदगी में पाशा की फितरी शौखियाँ यूं ही ज़िंदगी से कुर्बत का एहसास दिला देती थी। एक वक्ती असर से कोई संभाला सा मिलता था, मगर अब लगता था कि नुकसान और धोखे का कोई ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, जिस पर उसे इक्तफ़ा करके अज़ियतनाक ज़िंदगी को हंसी खुशी गले लगा लेना चाहिए, किसी संभाले किसी सहूलत की आस को गुनाह समझते हुए। वो जाने कितनी देर इस साविये से बैठी रही कि दरवाज़ा एक झटके से खुला और पाशा अंदर दाखिल हुआ। मेरी ब्लैक जीन्स तो ड्रेसिंग में है ना महानूर, वो ज़रा वार्डरोब से ब्लैक टी शर्ट और स्कार्फ निकाल दो, और हाँ ब्लैक शूज़ भी। वो बोलता हुआ ड्रेसिंग में घुस गया। महानूर एक गहरा सांस लेकर उठी और उसकी मतलूबा चीज़ें निकालकर एक जगह रख दी। वो बेल्ट कसता हुआ बाहर आया, लश्तम पश्तम टी शर्ट खींच खाँच कर फंसाई, अपना वॉलेट पैंट की जेब में ठूंसा। रिस्ट वॉच बांधने का टाइम नहीं था, उठाकर टी शर्ट की जेब में डाली और जल्दी जल्दी मोज़े पहनकर शूज़ में पाँव फंसाए। बाय महानूर, हो सकता है मैं आज रात घर ना आ सकूं, उसने महानूर की तरफ देखे बगैर बाहर निकलते हुए कहा। सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि उसे एक लफ्ज़ मुंह से निकालने का मौका भी ना मिला। वो दरवाज़ा खुला छोड़ गया था। उसने आगे बढ़कर बंद कर दिया। पलटी तो ड्रेसिंग टेबल के आईने में अपना अक्स देख कर रह गई। इस वजूद में कोई भी बात ऐसी नहीं जो उसे जंजीर करके मुकाबला जीत सके। एमरजेंसी में, नाजुक हालात में, इस बेदरेग इस्तेमाल शुदा बला में कौन सी ख़ास बात है? वो एक बात जिसकी वजह से बदकिरदार मर्द भी औरत को औरत मानता है, उसका एहतराम करता है, वो है औरत की अफीफ़ा हैसियत। कोई कमर्शियल औरत हुस्न के आलमगीर रिकॉर्ड भी तोड़ डाले, तब भी वो एक पारसा आम सी शक्ल की औरत के मर्तबे को नहीं पहुंच सकती। फिर यहाँ ये मेयार क्यों अपनी हैसियत नहीं रखता? यहाँ तो वो जीत रही है जो तकदीर से हारी हुई है। महानूर आईने में अपने सरापे पर नज़र दौड़ाते हुए सोचती जा रही थी। तुम पर पारसाई का गरूर बिल्कुल नहीं सजता महानूर। उस औरत को हकारत से सोच रही हो। अपनी तरफ तो देखो, तुम्हारी पारसाई का एतराफ़ भी सिर्फ एक मर्द ही कर रहा है, एक अगवाशुदा लड़की। कोई जैसे उसके अंदर से बोला और सीने से एक हूक सी उठी। फिर भी मेरी अपनी नज़र में तो अपनी वुक्कत है। मेरा ज़मीर तो मुतमईन है कि मैंने अपनी दोशीज़गी की पूरी ज़िम्मेदारी से हिफाजत की। फितरत और मज़हब ने जो कवानीन बनाए उन्हें तोड़ने या नज़रअंदाज करने का कभी सोचा नहीं। माज़अल्लाह, फिर जिसके बस में हूँ वो तो मेरी असलियत से आगाह है। इस आगाही की वजह से उसकी नज़र में मेरी अहमियत होना चाहिए। जब उसने मुझे बहुत अजाब उठाकर हासिल किया है तो मेरी और उसकी तन्हाई किसी तीसरे वजूद की वजह से मुतासिर नहीं होना चाहिए। पाशा ने उसकी ज़ात को इश्क के गरूर से आशना किया था। उसका नज़रअंदाज करना ऐसा ही था जैसे मुर्ग़जार से कोई आनन फानन तपते सहरा में आ खड़ा हो। सुर्ख लिबास, मैचिंग ज्वेलरी,
کھلے سلجھے ہوئے لمبے سیاہ ریشمی بال پشت سے نیچے تک بکھرے ہوئے، ترشے ہوئے نقوش سے مزین صبیح چہرہ۔ شاید آج سے پہلے تو اس نے خود کو اتنی توجہ سے نہیں دیکھا تھا۔ نہا دھو کر اکثر منہ ہاتھ دھو کر جلدی جلدی بال سلجھائے اور چوٹی باندھ لی۔ کبھی کسی تقریب میں جاتے ہوئے آنکھوں میں کاجل ڈال لیا، لائٹ شیڈ کی کوئی لپسٹک لگا کر چہرے پر نظر دوڑائی، اور بس ہمیشہ ہی دوسروں سے اپنی خوبصورتی کی تعریف سنی تھی، جس سے مزاج میں ایک عجیب سی بے نیازی گھر کر چکی تھی۔ عورت کے مقابل عورت کا ہونا شاید بہت سنگین حادثہ ہوتا ہے۔ دماغ کے مردہ خلیے تک دوبارہ زندہ متحرک ہو جاتے ہیں، وہاں سوچ جاتی ہے جہاں تک امکان کا دائرہ پھیلتا ہے۔ اگرچہ پاشا نے اسے اس کی اہمیت کا احساس اور یقین دلایا تھا، لیکن مرد کسی اور عورت کے قریب کھڑا ہو تو ساری یقین دہانیاں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ وہ عورت تو شدید احساس توہین سے پاگل بھی ہو سکتی ہے جسے ٹوٹ کر چاہا گیا ہو، پھر اسے منہ پھیر لیا گیا ہو۔ حالانکہ یہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ عورت ہونے کے ناطے اپنی تمام تر حسیات سے سونگ سکتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ قطعاً خالص ہے۔ وہ جب گھر میں ہوتا ہے اس کو قریب بٹھائے رکھتا ہے، اس کا آنکھ سے اوجھل ہونا پسند نہیں کرتا۔ یہی تو اصل چبھن ہے کہ اس چڑیل میں کیا بات ہے جو اس کے سارے اثرات ہی باطل نہیں کر دیتی، بلکہ اسے سارے ماحول سے کاٹ کر ہر شے سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ یہ مجھے قیامت تک کے نقصان پہنچنے کے بعد ملا ہے، زندہ رہنے تک کا صرف ایک پہلاوا۔ اگر کسی نے یہ جمع پونجی لوٹنے کی کوشش کی تو میں دونوں کو شوٹ کر دوں گی۔ اس کی نظروں کے سامنے پاشا کا ریوالور ناچنے لگا۔ یہ سہولت ہے میرے پاس۔ وہ پرسکون سی ہو کر وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالنے لگی تاکہ فارغ وقت میں استری کر کے لٹکا دے۔ ہائے اللہ، بڑی اماں، جمال بھائی، آپ موٹی کو دیکھ کر بھی آ گئیں، مجھے کسی نے کچھ بتایا تک نہیں۔ کم از کم آپ مجھے وہاں ساتھ تو لے جاتی۔ آپ لوگ تو مروت میں چپ چاپ سب کچھ دیکھ کر واپس آ گئے، میں تو انہیں اچھی طرح سناتی، جمال بھائی کا انڈیا سے آنے اور جانے کا کرایہ وصول کرتی۔ ریبا کے لیے تو یہ سب ایک سرپرائز تھا، اور وہ دے دیتے۔ بڑی اماں جل کر بولی، ان کے تو اچھے خان بھی دیتے، ایسی انسلٹ کرتی کہ یاد کرتے۔ اف، کہاں ہمارے بھولے بھالے جمال بھائی، کہاں وہ موٹی، یہ بیچارے تو کسی موٹی کی ایک ڈانٹ بھی نہیں سہ سکتے۔ بری بات ہے ریبا، ایسے نہیں کہتے، سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، جمال نے ٹوک دیا۔ یعنی سافٹ کارنر موجود ہے۔ بڑی اماں، جمال بھائی کو وہ ہر حالت میں قبول ہیں، آپ بسم اللہ کریں، اظہار نے کہا۔ اس سے زیادہ دماغ خراب تو پھر اس کا ہوا نوچ، اتنی کشش ہے دولت میں کہ لوگ پاگل ہونے کو تیار ہیں۔ بڑی اماں کا پارا ہائی ہو گیا۔ نہیں دادی جان، ہمارا مطلب تو یہ ہے کہ کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جمال تو بڑی اماں کا بگڑا موڈ دیکھ کر گھبرا گیا۔ اور ریبا، تم خوش ہو نا؟ اس نے جلدی سے بات کا رخ بدلا۔ ایسی ویسی مارے خوشی کے لوٹ پوٹ ہوتی رہتی ہوں۔ اس نے صوفے پر خاموش بیٹھے مون کی طرف دیکھ کر عجیب سے لہجے میں بظاہر مذاق کیا۔ ہم نے تمہاری شادی پر آنے کی کوشش بہت کی مگر چھٹی نہیں ملی، جمال نے وجہ بتائی۔ موٹی کو دیکھنے کے لیے فوراً چھٹی منظور ہو گئی۔ خیر، اچھا ہی ہوا آپ نہیں آئے، وہ شادی سے زیادہ کسی ایمرجنسی کے نفاذ کا سین تھا۔ رات 4:30 بجے فوجی جرنیل قوم سے خطاب کرتے ہوئے مارشل لا لگانے کی وجوہات بتا رہا تھا۔ ایسے ہوئی تھی شادی جیسے پرائم منسٹر ہاؤس کو فوجیوں نے گھیر لیا ہو، تمام راستوں کی ناکہ بندی ہو گئی ہو، ایئرپورٹ پر پروازیں معطل ہو گئی ہوں۔ اوئی میرے اللہ، کیوں میرے بچے کو ڈرا رہی ہے؟ بڑی اماں نے گھرکا۔ اب تو سب کچھ ہو چکا، اب ڈرنے سے فائدہ، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ سچ، اگر آپ اس موقع پر آ جاتے تو آپ کو پہلی فرصت میں محفوظ مقام پر پہنچنا پڑتا۔ پھر بولی۔ بڑی اماں نے اینک کے عدسوں کے اوپر سے گھورا۔ اتنی دور سے بچہ آیا ہے، اچھی باتیں کرو۔ چلیں ٹھیک ہے جمال بھائی، آپ بتائیں، پاکستان میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈیں۔ یہ بھی بڑی اچھی مصروفیت ہے، ریبا نے کہا۔ ہم تو خیر پاکستان ہی میں شادی کرنا چاہتے تھے ہمیشہ سے، بڑے سیدھے پن سے جواب ملا۔ ہمیشہ سے؟ یعنی جب سے آپ پیدا ہوئے تب سے؟ ریبا نے تعجب سے پوچھا۔ نہیں، خیر چھوڑو اس قصے کو۔ انسان جو سوچتا ہے وہی تھوڑا ہی ہوتا ہے، جو قسمت میں لکھا ہے وہی ہوتا ہے۔ جمال نے بڑی اداسی سے فلسفہ بگھارا اور ایک نگاہ غلط مون پر ڈالی۔ مون بھائی، آپ کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ یہ ریبا تو آپ کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتی ہوگی۔ جمال اٹھ کر مون کے قریب جا بیٹھا۔ میں خود ہی کم بولتا ہوں، لیکن جب بولنا چاہتا ہوں تو یہ موقع دے دیتی ہیں، خاموش ہو جاتی ہیں۔ ویسے مجھے ریبا کا باتیں کرنا اچھا لگتا ہے، مون نے مسکرا کر جواب دیا۔ جی، یہ بہت مزیدار باتیں کرتی ہیں، ہمیں تو ہندوستان میں بھی بہت یاد آتی رہیں، جمال نے فطری سادگی سے جواب دیا۔ مجھے تو خود آپ بہت یاد آتے ہیں، اتنا اچھا وقت گزرا آپ کے ساتھ، اب پھر گزاریں گے۔ اظہار بھائی، شام کا کوئی پروگرام بنائیں، سی سائڈ چلتے ہیں، کیوں جمال بھائی؟ ریبا نے پوچھا۔ مون بھائی سے تو پوچھ لو، شام کو فارغ بھی ہیں یا نہیں؟ اظہار نے ٹوکا۔ یہ تو فارغ نہیں ہوں گے، پتہ ہے مجھے، میں تو جمال بھائی کی کمپنی انجوائے کرنا چاہتی ہوں، ان کو تو شاید ویسے بھی سیر و تفریح کا شوق نہیں ہے،
रीबा ने अजीब बेढंगेपन से जवाब दिया। यानी बस नोट कमाने वाली मशीन है। जमाल ने टुकड़ा लगाया। एग्जैक्ट, रीबा ने इत्तफाक किया। बड़ी अम्मा और इजहार काफ़ी जज्बज़ हो रहे थे। अपने शोहर से पहले पूछो, इजाज़त लो, ये क्या तरीका है बैठ के प्रोग्राम बनाकर। बड़ी अम्मा ने मून का चेहरा देखते हुए जैसे उसे झाड़ पिलाई। बड़ी शर्मिंदा सी नज़र आ रही थी। इनसे इजाज़त लेना कोई मसला नहीं, हमारे ससुराल का मोटो है जो दिल चाहे करो। रीबा ने एक दिल जलाने वाला कहकहा लगाया लाशऊरी तौर पर। फिर तो तुम बहुत खुशकिस्मत हो, वरना लड़कियां तो ससुराल की पाबंदियों की शिकायत ही करती नज़र आती हैं। जमाल को जैसे रीबा की किस्मत पर रश्क आया। हाँ खैर, किस्मत तो हमारी बहुत अच्छी है, वो अजीब से अंदाज में कहकर यकलख्त चुप सी हो गई। बड़ी अम्मा, मुझे कोई एतराज़ नहीं, आपकी इजाज़त से रीबा जहाँ जाना चाहे जा सकती है, मोहन ने नॉर्मल अंदाज में कहा। तो बेटा तुम भी साथ चले चलो, काम तो ज़िंदगी के साथ लगे रहते हैं। बड़ी अम्मा तो वैसे ही मोहन की सादतमंदी पर सदके कुर्बान होती रहती थी, जो उनकी बेलगाम घोड़ी को काबू में किए हुए था। मैं ज़रूर चलता, मगर मुझे एक ज़रूरी मुलाकात करना है, मोहन ने माजरत की। मज़ाहिर भी वहाँ आएंगे, मोहन ने मज़ीद कहा। मुझे अच्छा महसूस होता अगर चलते। बड़ी अम्मा को अफसोस सा हो रहा था। सॉरी बड़ी अम्मा, मुझे भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा इनकार करके, मगर मेरी मजबूरी है। अब मुझे इजाज़त दीजिए। रीबा अभी कुछ दिन रुकेगी, तब तक रोज़ाना एक चक्कर तो इधर का लगेगा। अच्छी बात, अल्लाह नसीब अच्छा करे। तुम्हारी माँ का टेलीफोन आए तो हमारी तरफ से सलाम कहना, बड़ी अम्मा ने कहा। कब तक आएंगी? जी बेहतर, बस 2-4 रोज़ में आने ही वाली हैं। अच्छा जमाल, खुदा हाफिज़। हम इंशाल्लाह किसी रोज़ डिनर पर बुलाएंगे। मम्मी आ जाएं, वो होंगी तो अच्छा लगेगा। अरे नहीं, किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं, हम वैसे ही चक्कर लगा लेंगे। जमाल ने इनकसारी का मुजाहरा किया। रीबा चांद के कमरे में तैयार हो रही थी कि बड़ी अम्मा दरवाज़ा खोलकर अंदर चली आईं। आखिर तुमने अपने आप को समझा क्या है? लायक फाइक पढ़ा लिखा पैसे वाला मर्द है, उसे रिश्तों की कमी नहीं रही होगी। उसने तुम्हें अपने घर की मालकन बनाया, खुद मुख्तारी दी, कोई रोक टोक नहीं करता, तुम्हारी अवाई तवाई सह लेता है। कौन से हीरे जड़े हैं तुम में, ज़माने भर की बेढंगी। नौकर चाकर वाला घर ना मिलता तो दुनिया को पता चल जाता तुम्हारा सलीका। अपने मर्द के सामने रिश्ते के भाइयों से इतनी बेतकल्लुफ़ी जताना बदअक्ली की हद है। कोई मर्द ये बात पसंद नहीं करता, कोई जाहिर करता है, कोई नहीं। बता, मियाँ को साथ ले जाने से मना कर रही है, पहले पूछ तो लेती। मियाँ के साथ नहीं जाएगी, रिश्तेदारों के साथ जाएगी। अहमक, तेरे दुल्हन आपे के दिन है, तुझे हर जगह उसके साथ जाना चाहिए। ख्वामखा डांट रही हैं आप, उन्हें ऐसी बातों की परवाह भी नहीं होती। उसने बालों में क्लिप लगाते हुए बेनियाजी से जवाब दिया। ये आगे जाकर पता चलता है, किसी की बर्दाश्त को आजमाना नहीं चाहिए। बस ये आप दोहराना नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। दौलत उनके घर की बांधी, मगर कोई नखरा नहीं, कोई बुरी आदत नहीं। हज़ारों लोगों की रोज़ी रोटी लगाई है अल्लाह ने उनकी रोज़ी से, मगर मिजाज तो देखो कितना सादा है। अल्लाह नज़र बद से बचाए। नसीब से मिलता है किसी किसी को ऐसा बर, शुक्र करते हैं, शुक्र को अमल से जाहिर करते हैं। ना शुक्री ना कदरी हो तो नेमत टिकती नहीं है। मेरे मुँह में खाक, समझाने को कह रही हूँ ताकि समझ आ जाए ठीक से, समझी? बड़ी अम्मा आग बगोला हो रही थी। आइंदा उसके बगैर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। वो मना करे तो तुम भी रुक जाओ, घर ख़राब होते हैं ऐसी बातों से। ऐसी औरत की कोई इज्जत नहीं होती जो इतनी हड़दरम हो कि अपने मर्द की ना सुनती हो। बड़ी अम्मा, वो और तरह के मर्द हैं, आप यूँ ही टेंस हो रही हैं। मैं कहीं जाकर वापस आऊँगी तो वो पूछेंगे भी नहीं कि कहाँ गई थी। अरे आप, कमरुन्निसा पर शादी मर्ग की कैफियत तारी हो रही थी। मैं ख्वाब तो नहीं देख रही। वो गेट वाह करके जैसे बुत बन गई थी। नहीं बहन, मैं ही हूँ आयशा, आपकी बहन। 1 मिनट, मैं ड्राइवर को बता दूँ कि कब लेने आए। वो पलटने लगी। कोई लेने वेने नहीं आएगा, बस आप आ गई हैं। कमरुन्निसा ने उनका बाजू थाम लिया। ये अब्बा जी के बेटे की गाड़ी है, नाज़माबाद वाले अब्बा जी, आपसे जिनका जिक्र खैर किया था। मैंने यहाँ आने का इरादा जाहिर किया तो उन्होंने इंतज़ाम कर दिया। हाँ तो बस ठीक है, आगे हमारा ज़िम्मा। आपके आने से जो खुशी हुई है वो जाने की बात से ख़राब ना करें। बस आप ड्राइवर को वापस जाने के लिए कहें। उस्तानी आयशा ने कदरे सोचा, फिर पलटी। खान मोहम्मद, आप चले जाएं, अब्बा जी से कहिएगा मैं उन्हें फ़ोन कर दूंगी। वो ये कहकर कमरुन्निसा के हमरा अंदर चली आईं। महानूर, देखो तो कौन आया है। कमरुन्निसा ने महानूर को आवाज़ दी। महानूर छत से धुले कपड़े उठाकर जीने तक आ चुकी थी। दिल धक से रह गया। कमरुन्निसा की आवाज़ में खुशी की लहरें साफ महसूस हो रही थी। कौन आया होगा? अम्मी, खुशी तो ऐसी है अम्मा की आवाज़ में। वो कपड़ों का ढेर उठाए लरजते कदमों से आवाज़ की सिमत पड़ी और जैसे पलक झपकना भूल गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। तभी उसने कारपेट पर कपड़े फेंके और दौड़कर उस्तानी से लिपट गई। उफ, यकीन नहीं आ रहा, आप हमारे घर आई हैं, उसने बेरब्त सी होकर कहा। इतनी खुशी शायद तुम्हें मुझे यहाँ देखकर नहीं हुई होगी जितनी मुझे तुम्हारे मुंह से हमारे घर सुनकर हुई है।
اللہ तुम्हें ढेरों खुशियाँ दिखाए, आमीन। आप यहाँ आसानी से तो पहुँच गईं, कोई परेशानी तो नहीं हुई? उसने पूछा। खुशी से वाकई उसकी बुरी हालत थी। नहीं, एड्रेस ड्राइवर को बताया तो वो जल्द ही समझ गया था। आइए तशरीफ़ रखिए महानूर, पहले कोई जूस वगैरह ले आओ। कमरुन्निसा ने उनका हाथ थामकर सोफ़े पर बिठाया। नहीं, किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं, आप बैठें। मैं अब्बा जी के हाथ से चाय पीकर चली थी। खाने के वक्त जो कुछ होगा खा लेंगे, आप आराम से बैठें। खाना पीना तो सुबह दोपहर रात का, मर्ज़ी की सोहबतें कहाँ मिलती हैं। तुम सुनाओ महानूर, क्या करती रहती हो मुश्किल ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए? हिम्मत करने की कोशिश करती रहती हूँ। अम्मा भी बहुत हिम्मत बनाती हैं। गाड़ी चल ही रही है किसी न किसी तरह, वो नज़रें झुकाकर जवाब दे रही थी। गाड़ी को चलाना नहीं है, दौड़ाना है। हिम्मत ताकत देने वाली ज़ात अल्लाह की है। तुम खलूस के साथ नियत बनाए रखो। वो उसके सर पर हाथ फेरने लगी। मुझे यूं ही खुशफहमी सी थी कि आप पाशा के वलीमे में ज़रूर शिरकत करेंगी, मेरी वजह से नहीं तो महानूर की वजह से, मगर बस इंतज़ार ही रहा। कमरुन्निसा ने शिकवा सा किया। मैं अभी आपसे यही बात करने वाली थी। असल में ज़रूरी काम से मुझे हैदराबाद जाना पड़ा, चंद घंटों के लिए। मैं घर में ताला था, पोस्टमैन वो कार्ड पड़ोस में दे गया। माशाल्लाह काफ़ी बच्चे हैं, उनके हाथ लग गया और इधर उधर हो गया। मुझे पड़ोसन ने बताया कि उस्तानी जी आपकी चिट्ठी आई है, बच्चों ने इधर उधर कर दी है, मैं ढूंढ रही हूँ। ध्यान महानूर और अब्बा जी की तरफ ही गया था कि इन दोनों में से किसी की होगी, और कौन मुझे चिट्ठियाँ भेजेगा। 2-4 रोज़ बाद सुबह सवेरे पड़ोसन ने कार्ड ला कर दिया। पढ़ा तो पता चला वलीमा कल हो चुका। खैर मलाल ये हुआ कि शिरकत ना कर सकी। खुशी इस बात की कि चलो एक अच्छा काम अंजाम पजीर हुआ। महानूर को मज़ीद ढारस हुई होगी कि बहुत सारे लोगों के इल्म में आ गया कि तुम्हारी बाकायदा शादी हुई है। अच्छा बुरा जैसा भी है, तुम उसकी मनकूहा हो। बहरहाल माशरे में ये बात भी बहुत होती है कि औरत की साख के लिए अल्लाह से तुम्हारी खुशियों के लिए दुआ है। उन्होंने शफ़क़त से महानूर के सर पर हाथ फेरा। और बाकी तो खैरियत है ना? मज़ाहिर से मुलाकात तो हुई होगी। ठीक है, वो बच्चा माशाल्लाह बहुत होनहार और मुअद्दिब है। नहीं, उसके बाद उसका आना नहीं हुआ। मेरा ख्याल है मसरूफ़ होगा। ज़ाहिर है इतना बड़ा अफसर है, कहाँ फ़ुर्सत मिलती होगी। मेरे तो दिल से उसके लिए दुआएं ही निकलती हैं। उसके वसीले से अल्लाह ने आपसे मिलाया। अभी तक तबीयत शाद है। कमरुन्निसा ने उसानी आयशा के हाथ बहुत मोहब्बत से थाम लिए। पाशा कैसा है? कोई तब्दीली आई महानूर की सोहबत में? उस्तानी आयशा ने एक नज़र महानूर पर डालकर सवाल कमरुन्निसा से किया। कमरुन्निसा ने गहरी सांस ली और यूं होंठ सीलिए गोया कह रही हूँ, मेरे पास कोई नई इतला नहीं। उस्तानी आयशा भी चंद सानिया खामोश रहीं। कोई बात नहीं, हर तब्दीली वक्त मांगती है, उन्होंने दिलासा दिया। ठीक कह रही हैं आप। बुरी तब्दीलियाँ अलबत्ता बड़ी जल्दी जल्दी होती हैं। इनकलाब आते हैं, खून खराबा फटाफट होता है। बहाली या रिलीफ में 50-50 साल लग जाते हैं, फिर भी पता चलता है बहाली नहीं हुई, हनूज़ बेहाली है। महानूर के लहजे में तलखी उमड़ आई। अच्छी उम्मीद के साथ अच्छा अमल जारी रहना चाहिए। कुछ ना कुछ तो होता ही है, ये तय है। और कुछ नहीं तो कल्बी सुकून का तोहफ़ा तो ज़रूर मिलता है, जो इस दुनिया में सबसे बड़ी नेमत है। वैसे कब तक आ जाता है घर? उसका घर आने का कोई टाइम नहीं, अलबत्ता बाहर जाने के लिए हर वक्त नज़र घड़ी पर रहती है। किसी न किसी ज़रूरी काम का वक्त हो रहा होता है। कमरुन्निसा ने जलकर जवाब दिया। अम्मा खाला जान के लिए खाने में क्या ख़ास डिश बनाई जाए? घड़ी के तस्करे पर महानूर ने घड़ी की तरफ देखा। अरे बेटी, जो घर में है वही मैं भी खा लूँगी, मेरे लिए ख़ुद को हल्कान करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें पता तो है मैं कितना खाने वाली हूँ। तुम अपने दूसरे ज़रूरी कामों से फारिग हो जाओ जो कर रही थी। ईशा की नमाज के बाद फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे। उन्होंने महानूर को बहुत स्वभाव से उठने से रोका। लाओ महानूर, ये कपड़े उठाकर मुझे दे दो, मैं बैठे बैठे तह कर देती हूँ। तुम ऐसा करो, वो मसाला लगी चाँपें तल लेना, उस्तानी को पसंद आएंगी। यखनी तैयार है, पुलाव दम दे लो, तकरीबन बहुत कुछ तैयार ही है। किचन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कि आपके मामूल का खाना है तो बिस्मिल्लाह, मेरे लिए तकलीफ़ ना कीजिए, उस्तानी आयशा ने कहा। बस ये मामूल का खाना ही समझिए, पाशा की वजह से उसकी मर्ज़ी की कोई ना कोई चीज़ तैयार रखती हूँ। इसके वालिद भी अच्छा खाना ही मांगते थे, उन्हीं की तरह ये भी है। मैं तो खैर दाल सब्ज़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ। आए दिन खाने बनाने की वजह से मेरी नीयत वैसे ही सैर हो जाती है, कमरुन्निसा ने बताया। जब अल्लाह का फ़ज़ल है तो नेमत से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए, उस्तानी ने मुस्कुरा कर कहा। उस मालिक का एहसान है, उनकी ज़िंदगी में भी रिज़्क़ कुशादा था और उनके बाद भी बहुत कुछ इंतज़ाम कर गए। शुक्र है मालिक का कि सिर्फ उसकी मोहताज हूँ। बेटे की कमाई की तरफ तो कभी ध्यान भी नहीं दिया। उसी से सुना है कि बेहिसाब कमाता है, किस तरह ये नहीं पता। वो बोलते बोलते अफसुर्दा सी नज़र आईं। महानूर ने कपड़े उठाकर कमरुन्निसा के सामने डाल दिए और ख़ुद किचन में चली आई। किचन में अभी उसका आधा घंटा ही गुजरा होगा कि पाशा की आवाज़ आई। अम्मा, सलाम करने के लिए उम्र पड़ी है, मैं इस वक्त बहुत जल्दी में हूँ। वो कमर्शियल आइटम बाहर गाड़ी में मेरा इंतज़ार कर रही है। मेरी मजबूरी है अम्मा।
उफ, मुझे इशारे वगैरह मत करो, मैं तकरीरों से नसीहतों से तमीज़दार नहीं हुआ तो क्या इशारे से हो जाऊंगा। फ़िलहाल तो हम जिसके इशारों पर नाच रहे हैं वो डैश तो बाहर हमारे इंतज़ार में मर रही है। इसके साथ ही शायद वो अपने कमरे की तरफ पड़ गया था। एहसास निदामत से कमरुन्निसा जैसे गड़ गई थी। इतनी मोतबर बावकार हस्ती ने उनके घर को इज्जत बख्शी थी। ये बेहैसियत सा इंसान उसने सलाम तक नहीं किया। यूँ तो खैर उनको अंदेशा था कि वो अपने हवासों में नहीं है। महानूर चूल्हा धीमा करके अपने बेडरूम में चली आई। वो लाकर खोले खड़ा था, हाथ में डॉलर्स की नई गड्डी थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने गर्दन मोड़कर पीछे देखा। उस पर लुटा नहीं रहा हूँ, कुछ ड्यूज़ हैं। मुझे इन मामलात से कोई दिलचस्पी नहीं। मैं तो सिर्फ ये कहने आई हूँ, उसानी आयशा हमारी मोअज़्ज़िज़ मेहमान है। आपको उनका एहतराम करना होगा, या फिर इस वक्त जिस हालत में आए हैं जब तक वो यहाँ हैं इस हालत में घर मत आइए। और फिर आपको घर आने की ज़रूरत भी क्या है? ये हराम का माल अपनी क्लिफ्टन वाली कोठी में ही क्यों नहीं रख लेते? वैसे भी इसकी वजह से हमारे घर में नहूसत ही रहती होगी। बस आप अपनी उस कमर्शियल के साथ ही रहिए, इस घर में आने की ज़रूरत नहीं, वरना मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगी कि इस घर में गैर कानूनी डॉलर्स और पौंड रखे हुए हैं। उसने धमकी दी। तुम तो हो ही दगाबाज आस्तीन का सांप। तुमसे तो अच्छी साली वो है, मुश्किलों में साथ देती है, बंद हो जाएं तो निकलवाती है, अपने अकाउंट से ज़मानत के चेक काटती है, कोई ऊंचा बोले तो मेरे लिए लड़ती है। तो निकाह क्यों नहीं पढ़वा लेते उससे? गालियाँ क्यों दे रहे थे उसे? शर्म करना चाहिए दो बुज़ुर्ग ख़वातीन के सामने मुँह से गालियाँ निकालते हुए। मोअज़्ज़िज़ लोगों के साथ रहने का सलीका नहीं तो आते क्यों हैं उन लोगों के दरमियान? कोई लेने चाहता है यहाँ से? ये सारा माल मता ले जाइए और यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी इस घर से बाहर आपकी सब ज़रूरत पूरी हो जाती है। उसने लॉकर से डॉलर, पौंड्स और नोटों के बंडल निकाल कर बिस्तर पर फेंकना शुरू किए। उठाइए इन्हें, बल्कि इन साहब पिछुओं को। अरे क्या कर रही हो? दिमाग तो ख़राब नहीं है तुम्हारा? क्यों और किस बात पर इतना अकड़ रही हो? मुझे मेरे घर से निकलने का कह रही हो? पाशा की आंखें सुर्ख अंगारा हो गईं। उठाइए इन्हें, भरिए किसी थैले में। वो जैसे यूँ समझ रही थी कि उसने उसानी आयशा की तौहीन की है। इस वक्त मैं जल्दी में हूँ, इन्हें उठाकर वापस लाकर में रखो। वापस आऊँगा तो बात करेंगे। मैं तुम्हें यहाँ रखना ही नहीं चाहता। चंद दिनों बाद तो तुम मेरी मुकम्मल अम्मा बन जाओगी, अम्मा की सोहबत में। वो जल्दी जल्दी ब्रीफकेस बंद करते हुए बोला, मैं नहीं रहना चाहती आपके साथ, समझे आप? ये देख रहे हैं? उसने साइड टेबल की दराज खोलकर रिवाल्वर निकाला। मैं इसे चला सकती हूँ, किसी अंजाम की इसलिए फ़िक्र नहीं है कि मेरे लिए इस दुनिया में निजात का कोई घर नहीं है। दोनों को शूट कर दूंगी, आपको भी और उस लाल बंदरिया को भी, जो ना औरत है ना इंसान। अरे पाशा का तो सारा नशा हरन होने लगा। इधर लाओ, ये कोई मजाक में खेलने वाला खिलौना नहीं है। मेरी पूरी ज़िंदगी मजाक बना कर रख दी। बताती हूँ मैं कि मजाक क्या होता है। वो गुस्से से पागल हो रही थी। इसे चलाना कोई मुश्किल तो नहीं है, करीब से तो निशाना ख़ता नहीं हो सकता। ये देखिए। उसने नाइट बल्ब का निशाना लेकर ट्रिगर दबा दिया। गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। लाएंगे ना उसे मेरे सामने? उसने फातिहाना अंदाज में रिवॉल्वर लहराया। अरे मेरे बाप की तौबा, मेरी जान गुस्से की इतनी आ गई इस नाजुक से वजूद में। मुझे क्या पता था। लाओ प्लीज़, मुझे दे दो ये। पाशा उसे पुचकार रहा था और वो पीछे हटती जा रही थी। आप डरे नहीं, मैं आप पर गोली तो नहीं चला रही। बता रही हूँ कि मैं ये खिलौना इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये मेरे पास रहेगा। अगर ये मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं वाकई गोली चला दूंगी। इस वक्त मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। आप अपना माल दौलत उठाकर बस इस घर से चले जाएं। दरवाजे पर मुसलसल दस्तक हो रही थी। महानूर, पाशा, कमरुन्निसा की घबराई हुई आवाज़ भी दस्तक के साथ साथ थी। देखो, अम्मा ने गोली चलने की आवाज़ पहचान ली। वो परेशान हो रही हैं। प्लीज़ ये मुझे दे दो और दरवाज़ा खोल दो। पाशा मुसलसल उसे बहलाने की कोशिशें कर रहा था। आप खोलें दरवाज़ा, मैं मना तो नहीं कर रही। अम्मा को आने दें, मगर बराए मेहरबानी अपना यह ख़जाना यहाँ से फ़ौरन उठाएं। वो फाड़ खाने को दौड़ी। पाशा ने यह सोचकर कि शायद कमरुन्निसा की मुदाखलत से वो राम हो जाए, दरवाज़ा खोल दिया। कमरुन्निसा अंदर दाखिल हुई, पसीने पसीने, हवास पाकता, इधर उधर देखती हुई। जैसे ही उनकी नज़र महानूर के हाथ में झूमते लहराते रिवाल्वर पर पड़ी, उनकी चीख निकलते निकलते रह गई। हैं महानूर बेटी, ये क्या कर रही हो? वो उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ी। जो मुझे करना चाहिए, आगे कुआं पीछे खाई, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आप इनसे कहिए ये गलाजत उठाकर फ़ौरन इस घर से निकल जाएं। वो कमरुन्निसा की तरफ देख नहीं रही थी, रिवाल्वर से डॉलर्स की तरफ इशारा किया था अलबत्ता। हाँ ठीक कह रही है, तुम ये उठाकर बस यहाँ से चले जाओ। कमरुन्निसा उसी तरह हवास बागता अंदाज में पाशा की तरफ पलटी। मैं जा रहा हूँ अम्मा, मगर इसे कहीं ये पिस्तौल मुझे दे दे। मैं इसे समंदर में फेंक कर ज़ाया कर दूँगा। इस पर इसकी उंगलियों के निशान पड़ चुके होंगे। कल को अगर कभी आप लोग मेरे साथ शामिल तफ्तीश हुए तो मसला हो जाएगा। पाशा ने नॉर्मल अंदाज में उनसे बात की, मगर कमरुन्निसा तो ये सुनकर और भी बदहवास हो गई। अरे बेटी, तुम्हें क्या ज़रूरत थी इस मनहूस पिस्तौल को हाथ में लेने की? तुम ये दे दो इसे, मेरा वादा है मैं इसे इस घर से अभी भेज दूँगी। वो गोया महानूर की खुशामद कर रही थी। ये तो मैं नहीं दूँगी, आप इन्हें बस यहाँ से रवाना कर दें। वो अड़ियलपन से बोली।
اگر یہ نہیں گئے تو وہ جو باہر بیٹھی ہے میں اسے گولی مار دوں گی، وہ گرائی۔ تم چلے جاؤ یہاں سے، میں اس سے لے لوں گی، وہ پاشا کے قریب آ کر لجاجت سے بولی۔ ٹھیک ہے، مگر کسی کپڑے سے پکڑیے گا اور اسی میں لپیٹ کر رکھ دیجیے گا۔ پاشا نے اس پر نگاہ ڈالی، متفکر اور الجھی ہوئی، اور آگے بڑھ کر ڈالرز اور دوسری کرنسی بریف کیس میں بھرنے لگا۔ ماہنور اس کی ایک ایک حرکت بغور دیکھنے لگی۔ لاکر میں اور بھی رکھے ہوں گے، وہ سختی سے کہہ رہی تھی۔ بعد میں لے جاؤں گا، وہ بہت رسانیت سے بولا۔ نہیں ابھی، وہ اسی انداز میں بولی۔ بیٹی بعد میں لے جائے گا۔ قمر النساء ماں تھی، پاشا کی رسانیت سے پگھلنے لگیں۔ نہیں اماں، پتہ نہیں ان کا بعد کب آئے گا، بس ابھی نکالیں، وہ ضد سے بولی۔ بڑا اعتماد اور سرد مہری تھی اس کے لہجے میں۔ اچھا نکال لیتا ہوں، کیوں پریشان ہو رہی ہو، راستے سے تو ہٹو۔ لاکر کے سامنے گن مین بنی کھڑی ہو، وہ اسی طرح پرسکون انداز میں بولا اور سیدھا ہو گیا۔ ماہنور راستہ دینے کے خیال سے تھوڑی غافل ہوئی اور ایک طرف ہوئی۔ پاشا نے اس کی کلائی پھرتی سے تھام لی تھی اور اس کا ہاتھ سر سے اونچا کر دیا تھا۔ اماں پلیز تھوڑی دیر کے لیے آپ کمرے سے چلی جائیں اور دروازہ بند کر دیں، پلیز۔ قمر النساء نہ چاہتے ہوئے بھی کمرے سے باہر جانے پر مجبور تھیں، خاموشی سے باہر نکل گئیں اور دروازہ بھی بند کر دیا۔ ماہنور کی کلائی اس کی مضبوط گرفت میں تھی، وہ اس کی گوریلا وار کا کیا مقابلہ کر سکتی تھی۔ ارے میری جان عرف دھان پان، بھائی تم تو بڑے غضب کی شے ہو، مان گئے یار، واقعی محبت ہو گئی ہے مجھ سے، اتنا حسد اس بندریا سے، یقین نہیں آ رہا۔ ایک بار کہو تو کہ پاشا مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ کان ترس رہے ہیں، بیوی بن چکی ہو مگر لگتا یوں ہے چوری کا مال اڑا رہے ہیں، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ میں اس سے عشق تو نہیں لڑا رہا، کچھ پیشہ ورانہ کمپرومائزنگ بھی ہوتی ہے، سمجھو یار۔ اس بندریا سے کوئی آج کی ملاقات ہے؟ اس وقت سے وہ میرے پیچھے ہے جب مجھے مشین گن اور لانچر چلانا بھی نہیں آتی تھی۔ بڑے بڑے سورما اس کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہیں۔ ایسی عورت سے کوئی شادی کرتا ہے جو پابندیوں کی زندگی سے نفرت کی وجہ سے دور ہوئی ہے؟ وہ اسے بہت چاپلوس انداز میں سمجھا رہا تھا۔ نہ آپ کو پابند زندگی پسند ہے نہ اسے، آزادی کے اس نامحدود دائرے میں سب کچھ تو تھا آپ دونوں کے پاس، پھر مجھے میرے والدین سے محروم کیوں کیا، عزت کی زندگی مجھ پر حرام کیوں کی؟ وہ پھنکاری۔ پاشا ریوالور اس کی گرفت سے نکال چکا تھا، یہ شکست اور تلملاہٹ کا باعث تھی۔ آخر ہوں تو اماں کا بیٹا، انہی عورتوں نے تو کلاسک عورتوں کی پہچان اور طلب دی ہے۔ دلی سکون تو تم جیسی لڑکی کی قربت میں ہی مل سکتا ہے۔ تم تو میری حوا ہو، جنت میں سب کچھ تھا، حوا نہیں تھی۔ سوری یار، وہ تمہاری استانی کی شان میں گستاخی ہو گئی، اصل میں ہوش میں نہیں تھا، میں ان سے معذرت کر لوں گا، تم فکر مت کرو، وہ بولا۔ اچھا چھوڑے مجھے، اتنی بری بو آ رہی ہے کہ دل چاہ رہا ہے موت آ جائے، وہ اس کے بازوؤں کی گرفت میں پھڑ پھڑائی۔ اس سے دوستی کرنا ہوگی، مریں تمہارے دشمن، اس نے مزید شرارت کی۔ کیا کر دوں گی آپ پر، نہیں ہوگی میری اس سے دوستی چاہے آپ میرے سچے پکے دشمن بن جائے، وہ پھر مچل کر بولی۔ یہ سچے پکے دشمن کیسے ہوتے ہیں؟ وہ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے شریر لہجے میں پوچھنے لگا۔ جن سے قیامت تک دوستی کا امکان نہیں ہوتا، وہ اپنی قمیض کی سلوٹیں ٹھیک کرتے ہوئے زہریلے لہجے میں بولی۔ جیسے ہندوستان پاکستان کی دشمنی؟ اور لاکر سے کرنسی نکال کر بریف کیس میں تہہ جماتے ہوئے شوخی سے پوچھنے لگا۔ اس دشمنی میں تو منافقت کے مقام بھی آتے رہتے ہیں، یہ پائیدار دشمنی بھی نہیں کہلاتی۔ دشمنی تو بس دشمنی ہوتی ہے، جیسے محبت بس صرف محبت ہوتی ہے۔ وہ لاکر کی طرف دیکھ رہی تھی، آیا خالی ہوا یا نہیں؟ سب نکال رہا ہوں، اب تو اندر کی تاریں لوز کرو، ایزی ہو جاؤ۔ وہ اس کی نگاہ پڑ گیا تھا۔ یہ لو، سب اس میں لے جا رہا ہوں، اب تو اس گھر میں آنے کی اجازت ہوگی۔ پاشا نے ماہنور کا یہ دلچسپ روپ دیکھا تو اسے مسلسل گدگدی ہو رہی تھی۔ جی نہیں، اور بہت سی پابندیاں ہیں، منظور ہو تو آئیں ورنہ ہم پر اپنی آمد سے احسان نہ فرمائیں، وہ قدرے استغنا کے انداز میں بولی۔ ذرا اپنی اس اکڑ، اس غرور کو کسی پیمانے سے ناپیں اور غور فرمائیں کہ ہمارے عشق نے آپ کو کیا بنا دیا ہے۔ معشوق تو کسی ریاست کے حاکم سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ مان گئے، وہ اس کی طرف والہانہ بڑھا۔ بس دور سے بات کریں اور بیکار کی باتیں نہ کریں مجھ سے، گھر میں معزز مہمان ہیں، آپ جائیں انہیں سلام کریں اور کچھ بات چیت بھی۔ ماہنور کا ذہن ایک مرتبہ پھر استانی عائشہ کی ذات میں جا اٹکا۔ اچھا، اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ اندر گولی چلی تھی تو کیا بتاؤ گی؟ وہ پھر شریر ہوا۔ آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، میں خود بتا دوں گی، میں ان سے ہر بات کر سکتی ہوں، اس نے اس اعتماد و شان استغنا سے جواب دیا جو پاشا کے لیے بڑا دلچسپ اور نیا پن تھا۔ دنیا کو نچانے گھمانے والا بندہ اس وقت حالت محکومیت میں پہچان نہیں پڑ رہا تھا۔ مجھے تو ان کے سامنے جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، کہیں پھونک مار کر مجھے صوفی نہ بنا دے اور میں اگلے ہفتے لوگوں کو شرعی داڑھی میں اس دنیا پر لعنت بھیجتا نظر آؤں، وہ پھر شوخی سے بولا۔ اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، وہ بولی۔ صوفی بن کر تو شاید تم سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ شاہ لطیف نے زوجہ بچے چھوڑ کر ٹیلے پر قیام فرمایا تھا۔ گوتم بدھ رات کے سناٹے میں محل چھوڑ کر جنگل کو چل دیے۔ خیر، اللہ مالک ہے، ویسے تو اتنے مقدمات میں مطلوب ہوں کہ 7 جج کے بعد بھی جج کے سامنے کھڑا کیا جاؤں گا۔
لوگ کہیں گے صوفی کو کیا ہو گیا ہے، نہ ادھر کا رہوں گا نہ ادھر کا۔ چلو پھر سلام کرنے چلتے ہیں، تم آگے ہو۔ وہ ایکٹنگ کر رہا تھا، جھجکنے ڈرنے کی۔ ریوالور ہنوز اس کے ہاتھ میں تھا جو اس نے اپنی جینس کی جیب میں ٹھونس لیا تھا۔ مہنور واقعی آگے ہو لی تھی۔ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے لاؤنج میں آئے۔ قمر النساء نے دونوں کے چہرے بغور دیکھے۔ استانی چادر اچھی طرح لپیٹے، چہرہ چھپائے، سر جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ بہن یہ میرا بیٹا ہے، منہاج حسین پاشا، قمر النساء آہستہ سے بولی۔ السلام علیکم، پاشا نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اللہ نصیب اچھا کرے، جیتے رہو۔ استانی کی شفیق آواز ابھری۔ آپ خیریت سے تو ہیں نا بیٹے؟ انہوں نے پاشا کی خیریت دریافت کی۔ جی بس آپ کی دعا سے۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا، پھر یکدم نظر چرا لی۔ اچھا اماں میں چلتا ہوں، ویسے ہی لیٹ ہو گیا ہوں، خدا حافظ۔ اس نے بریف کیس سنبھالا۔ ہو سکتا ہے 2-3 دن یہاں نہ آ سکوں، وہ باہر نکلتے ہوئے بولا۔ شہر سے باہر جا رہے ہو؟ قمر النساء نے پوچھا۔ جو سمجھ لیں، اوندھا جواب آیا۔ قمر النساء نظریں جھکا کر رہ گئیں۔ مہنور انگلیاں مروڑتی جانے کیا سوچ رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو بیٹی؟ مہنور جیسے چونکی۔ کراچی کے اس علاقے میں بھی شاید ٹینشن ہے۔ میں ابھی باتھ روم میں تھی تو گولی چلنے کی آواز سنائی دی، ایسا لگا جیسے گھر ہی میں چلی ہو۔ گولی چلتی ہے تو یوں ہی لگتا ہے جیسے سر پر چلی ہو۔ اللہ اپنا رحم کرے ہم لوگوں پر۔ جیو اور جینے دو کا فلسفہ تو انسان بھول ہی گیا ہے، پتہ نہیں کیا واقعہ ہوا۔ ہو سکتا ہے صبح اخبار میں خبر ہو۔ استانی تعصب کا اظہار کر رہی تھی اور دونوں ساس بہو سر جھکائے بیٹھی تھیں۔ ہم نے سنا ہے جن کے گھر میں جوان اور کنوارے لڑکے ہوتے ہیں ان کے بڑے مزے ہوتے ہیں، آئے روز لڑکی دیکھنے جاتے ہیں، لڑکی کے سگڑاپے کے نمونے میز پر سجتے ہیں، یعنی مزے مزے کی ڈشز۔ جوتے ضرور گھستے ہیں مگر وزن بھی بڑھتا ہے، اس وجہ سے بھی جوتے گھس جاتے ہوں گے۔ بڑی پاپولر ایکٹیویٹی ہے یہ سوسائٹی کی۔ ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ اب جمال بھائی کو ملا کر 5 لڑکے ہیں، یعنی ہفتے میں 5 گھر تو ہمیں بھی جھانکنا چاہیے۔ ہفتہ اتوار تو ویسے بھی سرکاری چھٹی ہوتی ہے، ہم بھی 2 دن ریسٹ کیا کریں گے۔ ریبا کی زبان قطر قطر چل رہی تھی، بڑی اماں کا سروتا بھی ہار مان رہا تھا۔ ہمیں پسند نہیں یہ تماشے کے بارات بنا کر لڑکی دیکھنے جائیں اور کھا پی کر واپس آ جائیں۔ خواہ لڑکی والوں کو پریشان کرنا، بیچاروں کا اچھا خاصا خرچہ اٹھ جاتا ہے۔ لوگوں کو چاہیے اپنے طور طریقے بدلیں۔ بھائی لڑکی ہی دیکھنا ہے تو کسی بہانے سے 1-2 چلے جائیں، یہ ظاہر کیوں کریں کہ لڑکی دیکھنے آئے ہیں۔ رشتہ نہ ہونے کی صورت میں لڑکی کو بھی دکھ ہوتا ہوگا اور گھر والوں کو بھی خواہ کے خرچے پر افسوس ہوتا ہوگا۔ آج کی مہنگائی تم جانو، پتہ نہیں لوگ کس طرح گزارا کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو سزا کے طور پر اللہ ایسی بہویں دیتا ہے جو ہوش ٹھکانے لگا دیتی ہیں۔ ناحق کسی کو ستائیں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ وہی اللہ کا احسان ہے اور اسی کی توفیق، ہم نہیں پھرے در بدر لڑکیوں کا تماشا بنانے۔ اللہ کا شکر ہے بہویں اچھی ملی، عزت کرنے اور کرانے والی۔ ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اسی در پہ لے جانا جو ہمارے بچے کا نصیب ہے، ہمارے ہاتھوں کسی بچے کا تماشا نہ بنے۔ بڑی اماں نے ہاتھ اٹھا کر اپنی دعا دہرائی۔ دادی جان صحیح کہہ رہی ہیں، اب دیکھو انہوں نے ایک دفعہ بھی اسے موٹی نہیں کہا اور تم گئی بھی نہیں اسے موٹی کہہ رہی ہو۔ جمال نے کہا۔ آپ کو موٹی کہنے سے دکھ ہوا تو میں آپ سے سوری کرتی ہوں، ریبا نے بے حد افسردہ اور دل گرفتہ انداز میں کہا۔ مجھے کیا پتا تھا آپ کی فیلنگ اس کے لیے اتنی خصوصی ہو چکی ہیں، ورنہ میں کبھی اس موٹی کو موٹی نہ کہتی، پہلوان کہہ دیتی۔ پہلوان کہنے سے تو لوگ خوش ہوتے ہیں نا جمال بھائی؟ وہ معصوم انداز میں ذرا بن کر مزید گویا ہوئی۔ بے وقوف، عورتیں پہلوان کہاں ہوتی ہیں؟ اگر ہوتیں تو سب سے آگے تم کھڑی اپنی پہلوانی کا شوق پورا کر رہی ہوتی۔ مظہر نے ریبا کو ٹیچر کی طرح سمجھایا۔ جذبات تو خیر پہلوانوں جیسے ہی ہیں، اظہار نے اضافہ کیا۔ جمال بھائی آپ سچ سچ بتائیں، کیا واقعی آپ کسی دولت مند لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ ریبا نے دونوں بھائیوں کو گھورتے ہوئے جمال سے پوچھا۔ خیر ہم نے کبھی ایسا سوچا تو نہیں تھا، جمال نے شرماتے ہوئے جواب دیا۔ تو اب سوچ لیں، ویسے بھی انسان ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا ہی رہتا ہے، جسم غلام بن سکتے ہیں، سوچ تو آزاد ہوتی ہے۔ ریبا نے اپنی دانست میں بڑی اونچی بات کہی۔ واہ، مجھے اس فلاسفر کی بات کا یقین ہو گیا جس نے کہا تھا کہ شادی ضرور کیجیے، شادی اچھی رہی تو ہمیشہ کی خوشی، دوسری صورت میں آپ فلاسفر تو بن ہی جائیں گے۔ مگر بھائی تم فلاسفر کیوں بن رہی ہو؟ تمہاری شادی تو اچھی شادی ہے، بہت نائس ہے مون بھائی، کیوں جمال بھائی؟ اظہار بولا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اب تو خیر ہم بھی خوش ہیں کہ ریبا کو اچھا ساتھی ملا ہے، جمال نے اپنے فطری سادہ انداز میں جواب دیا۔ ہیں؟ اب کیا مطلب؟ پہلے خوشی نہیں ہوئی تھی آپ کو ریبا کی شادی کی؟ مظہر بے ڈھنگے پن سے گویا ہوا۔ جمال لمحے بھر کے لیے تو چکرا سا گیا۔ نہیں وہ ہمارا مطلب ہے مل کر زیادہ خوشی ہو گئی۔ آخر اسے جواب سوچ گیا جو اس نے خود بھی اطمینان کا سانس لیا جواب دے کر۔ بڑی اماں الگ جذبز ہو رہی تھیں۔ السلام علیکم، مون کی آواز نے سب کو ہی چونکا دیا۔ ارے آپ کب آئے؟ کال بیل کا سوئچ آف ہے کیا؟ مظہر نے کھڑے ہو کر سب سے پہلے مون سے مصافحہ کیا۔ ایکچولی میری گاڑی گیٹ تک پہنچی تو بابا گیٹ کھول کر باہر آ رہے تھے،
उन्होंने गाड़ी के लिए गेट खोल दिया, मगर मुझे ज़रा जल्दी है इसलिए गाड़ी बाहर ही खड़ी कर दी। उसने बारी बारी सबसे मुसाफा किया। बैठो बेटा इधर मेरे पास। बड़ी अम्मा ने हाथ के इशारे से नशीस सुझाई। बातें हो रही हैं, इजहार, मज़हर, जमाल भाई तीनों एक साथ, मतलब ये कि बहुत मज़ेदार गुफ्तगू हो रही है। अरे जो मुंह में आता है बोले चले जाते हैं, और क्या गुफ्तगू करेंगे, बड़ी अम्मा ने चलकर कहा और श्रोता तेज़ तेज़ चलाने लगी। नहीं नहीं, हम बड़ी मालूमाती गुफ्तगू कर रहे थे, लड़कियां देखने के टॉपिक पर, मज़हर ने बताया। वाह, वाकई बड़ा मालूमाती टॉपिक है, इसलिए कि औरत का मोमा अभी तक कोई अदब नहीं समझ पाया। इस मौजू पर जितनी भी गुफ्तगू की जाए मालूमात में इजाफा ही होता है। मून ने शौक़ी संजीदगी के पर्दे में ज़ाहिर की। इजहार, मज़हर कहकहा लगाकर हंस पड़े थे। जमाल अलबत्ता थोड़ा गौर करने के बाद हंसा। उसके सेंस ऑफ ह्यूमर का वोल्टेज ज़रा कम ही होता था। वैसे लड़कियां देखना और लड़कियों से डील करना दो मुख्तलिफ काम है, मून ने कहा। हद हो गई मून भाई, लड़की देखने के बाद ही तो डीलिंग की नौबत आती है। इजहार ने नुक्ता रसी में कमाल दिखाया। आपने भी तो रीबा से पहले काफ़ी लड़कियां देखी होंगी। जमाल ने अपनी दानिश में बहुत अहम सवाल उठाया। हम तो बाद में भी देखते रहे हैं, बल्कि देखते रहते हैं। मून ने इस तरह कहा कि बड़ी अम्मा ना सुन पाई, जो बहुत इन हमाक से अपने पानदान में झांक कर जाने क्या ढूंढ रही थी। हैं, क्या मतलब? हमारे सामने इतनी जवामर्दी का मुजाहरा? सगे भाई हैं हम रीबा के, इजहार ने आंखें फाड़ कर कहा। हकीकत तो ये है कि रीबा को मेरे वालिद साहब ने मेरे लिए पसंद किया था। इससे पहले उन्होंने कभी मेरे लिए शायद कोई लड़की पसंद नहीं की। अगर करते तो यकीनन मुझसे जिक्र ज़रूर करते। उन्होंने रीबा को देखा और अपनी बहू बनाने का फ़ैसला कर लिया। लड़कियां देखने की नौबत ही नहीं आई। मून ने जमाल को बड़ी वजाहत से जवाब दिया। ये आपकी लक है कि आपको धक्के खाने नहीं पड़े। जमाल ने रश्क ज़ाहिर किया। तो आप क्या धक्के खा रहे हैं? मज़हर ने हैरत से पूछा। तो और नहीं तो क्या, वो बड़े मासूम अंदाज और साफ गोई से बोला। बड़ी अम्मा, जमाल भाई धक्के खा रहे हैं, इनका कुछ करें, इजहार ने हमदर्दी से कहा। अल्लाह ना करे मेरा बच्चा धक्के खाए, इंशाल्लाह इसे चांद सी दुल्हन मिलेगी, बड़ी अम्मा ने बहुत दुलार से कहा। इन्हें चांद नहीं, पेट्रोल पंप वाली दुल्हन चाहिए, मज़हर ने वजाहत की। तो किसी पेट्रोल पंप से निकाह पढ़वा ले, औरत ज़ात की क्या ज़रूरत, वो चिढ़कर बोली। काश ऐसा हो सकता, इजहार ने कहा। फिर तो पाकिस्तान की सब लड़कियां कंवारी होती, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने वालों से ज़्यादा निकाह करने वालों की कतार लगी होती। नहीं दादी जान, ये मजाक कर रहा है, हमारी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं, अब हमारा कोई आइडियल नहीं, जमाल बड़े उदास लहजे में कह रहा था। अरे आपका कोई आइडियल भी था? मज़हर ने ताज्जुब से पूछा। वो वाकई हैरान था। जमाल ने पहले बड़ी अम्मा की तरफ फिर रीबा की तरफ देखकर सर झुका लिया। मून बड़ी दिलचस्पी से उसी की तरफ देख रहा था। उसी आन उसके कल्ब पर कुछ नाजिल हुआ था। वो एकदम ही खड़ा हो गया। किधर? अभी तो आप आए हैं, मज़हर ने पूछा। वो मैंने बताया था ना कि जल्दी है, फिर आऊँगा। रीबा चलता हूँ मैं, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? वो रीबा की तरफ मतवज्जा हुआ। मेरा प्रोग्राम क्या हो सकता है, आपको अंदाज़ा कर लेना चाहिए, वो रुखाई से बोली। अरे बेटा कोई घड़ी तो बैठो, चाय ठंडा कुछ तो लो, अच्छा नहीं लगता इस तरह जाना, बड़ी अम्मा ने उसे टोका। बस अब मुझे इजाज़त दीजिए, कल संडे है, मैं यहाँ लंच या डिनर कर लूँगा, फ़ोन करके बता दूँगा। मून ने बड़ी अम्मा को मुतमईन किया। ऐसा घोड़े पर सवार मत आया करो, हम तो जब तक घर आने वाले की खातिर तवाज़ो ना करें चैन नहीं पड़ता। कोई बहुत ही जल्दी में आता है तो पान ही बना कर दे देते हैं, मगर तुम तो पान भी नहीं खाते। बड़ी अम्मा ने अपनी आदत बताकर मून को आइंदा के लिए पाबंद किया। जी मैं आइंदा ख्याल रखूँगा, मून ने कहा। पता नहीं वो आइंदा कैसा हो, रीबा ने तंजिया कहा। मोमल इधर टेबल पर बर्तन पड़े हैं, ले जाओ, वो मोमल को आवाज़ देने लगी। मून को यूँ महसूस हुआ जैसे उसने जानबूझकर मोमल को आवाज़ दी हो। वो आहिस्तगी से खुदा हाफिज़ कहकर लाउंज से बाहर निकल गया।